हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स चैनल पर। तो 12th की जो फिज़िक्स की क्लासेस थी लगातार उसी क्रम में हम फिर बढ़ा रहे हैं और जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से समझना, जिस हिसाब से जैसे आप समझना चाहो उस हिसाब से समझना, उनको नोट्स ज़रूर बना लेना अपने, ताकि आगे आराम हो जाए। कई बार हम ये चीज़ बता चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे मेरी बात हुई उन्होंने बताया भी, तो हमने कहा कि बेटा नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हो सकता है टाइम कम मिल जाए तो उस हिसाब से आपके काम आ जाएं। ठीक, तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी किस पर, क्रांतिक कोण पर बात की थी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप ऐसे समझेंगे, TIR हम शॉर्टकट में बोलेंगे। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसको TIR शॉर्टकट में बोलेंगे, तो आप लोग उसको समझ जाना, ये मत सोचना कि कोई नई चीज़ है यहाँ पर आ गई। तो ये तो खैर एक शॉर्टकट था बताने का। तो जो भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किन चीज़ों के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब अपवर्तनांक अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्रांतिक कोण का मान घटने लगता है। ठीक, अब उसी के आगे हम ये भी कुछ सीख लेते हैं कि उसके क्या क्या फैक्टर हैं जो उस पर फ़र्क डालेंगे। ठीक, तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये मान लो कौन सा है, सघन माध्यम, और ये कौन सा है, विरल। हमने क्या किया, इस मीडियम का अपवर्तनांक दे दिया आपको, कितना है, सॉरी क्रांतिक कोण दे दिया। IC की वैल्यू हमने दी कितनी है, 30 अंश है। अब यहाँ पर मान लो किरण आप गिराओ ऐसे, ये किरण गई ऐसे, कितने कोण पर गिराई, तो हमने गिराया 25 पर, 25 अंश पर गिरा दिया। मतलब I बराबर कितना हो गया, 25। जब 25 पर गिराया और क्रांतिक कोण कितना है, 30, मतलब हमको ये देखने को मिला कि I छोटा है किससे, IC से। मतलब 25 छोटा है किससे, 30 से। तो उस केस में क्या हुआ, किरण जैसे सघन माध्यम विरल माध्यम है तो किरण ऐसे दूर हट गई ऐसे। अब अगर हम ऐसा कर दें, थोड़ा जो चीज़ हमने पिछले में पढ़ाई थी उसको प्रैक्टिकली आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पर जब हमने किरण गिराई तो वो गिराई 40 पर, I बराबर कितना कर दिया, 40, माध्यम वही है, 40 पर गिरा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि I जो है वो बड़ा है किससे, IC से। मतलब 40 बड़ा है 30 से। अब 40 30 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, किरण ये इस माध्यम में न जा करके क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट लेगी। मतलब यहाँ पर भी एंगल जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 40 ही रहेगा। ये 40 तो ये भी कितना हो गया, 40। क्यों कौन सा केस आ गया, TIR वाली कंडीशन आ गई। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, ये अपवर्तित किरण यहाँ पर है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सब वही कंडीशन, ये नॉर्मल है, ये सब अभिलंब हैं। किरण को यहाँ पर 30 पे गिरा दिया ऐसे, I बराबर 30। जैसे 30 पर गिराओगे किरण यहाँ पर निकल लेगी। ठीक, जब यहाँ निकली तो यहाँ पर R बराबर कितना होगा, तो R हो गया 90। ये कौन सी कंडीशन है, तो इस केस में I बराबर किसके हो गया, IC, क्योंकि IC कितना है, 30। तो ऐसे केसेस में जैसे यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। ग्रेजिंग का मतलब यही होता है कि किरण जो है सतह को स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो 3 केस बनते हैं। अगर I छोटा है IC से, किरण जो होगी वो नॉर्मल से दूर भागेगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक, अगर I IC से ज़्यादा होगा तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट लेगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उस केस में कोण I बराबर क्या होगा, कोण R होगा। और अगर
IIC के बराबर, उस केस में R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर 90 हो जाएगा। ग्रेजिंग इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक, तो नाम एक अलग अलग हैं, इन नामों से ही हम हर चीज़ को सामने रखेंगे ताकि उन चीज़ों को आप लोग समझ सकें तुरंत। ठीक, तो ये तो था एक छोटा सा बताने का तरीका, ताकि कोई चीज़ अगर आती है, क्योंकि हम इसी टाइप से आपके सामने रखेंगे, कोई भाषा कहानी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है कि हाँ ये सब चीज़ें लिख के सामने दे दें, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो शॉर्टकट में अगर रखेंगे तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में लिखिए। क्यों? क्योंकि नोट्स जो भी बनते हैं वो अपनी हैंड राइटिंग में होने चाहिए और अपने खुद के माइंड से सोच करके बने होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये चीज़ें बताने का तरीका। अब देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्रांतिक कोण को कौन कौन से फैक्टर बने, तो क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, सबसे पहली चीज़ आती है अपवर्तनांक, जो आप लोग देख चुके हैं। अपवर्तनांक बहुत प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अगर n बढ़ा तो c घटा। पिछली क्लास में आप लोग देख चुके होंगे, देखा होगा कि उसने बताया था कि अगर इतना ग्लास के लिए ले लो तो इतना क्रांतिक कोण बनता है, अगर जल की बात होती है तो वहाँ पर कुछ और हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन आने लगती हैं। तो अगर अपवर्तनांक आप ज़्यादा ले रहे हो तो क्रांतिक कोण का मान घट जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है ताप होता है बेटा। ठीक, अगर आप ताप बढ़ा दो, मान लो जल भरा है, जल को गर्म करना शुरू कर दो, तो उसके जो भी अणु होंगे वो अणु दूर भागने लगते हैं। और जब अणु दूर भागना शुरू कर देते हैं, मतलब होता क्या, दूर नहीं भागते। अब ये समझिए, जब गर्म करना शुरू करो किसी जल को, जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, तो जब उसको आप गर्म करना शुरू करते हो तो उस केस में होता ये है कि अणुओं को एक अलग से ऊर्जा मिल जाती है। और जब ऊर्जा मिलती है तो गति करना शुरू कर देते हैं। पहले क्या थे, मान लो स्थिर अवस्था में थे, और जब ऊर्जा मिली तो गति करना शुरू कर देंगे। और जब गति करेंगे तो माध्यम जो होगा वो कैसा होने लगेगा, उस केस में विरल होने लगता है। तो अगर आपने ताप बढ़ाया तो फर्क किस पर पड़ा, अपवर्तनांक पर घटा, तो क्रांतिक कोण बढ़ गया। ठीक, तो ताप अगर किसी माध्यम का आप बढ़ा रहे हो, सघन है, तो अपवर्तनांक जो होगा उसका घटने लगता है, तो क्रांतिक कोण जो होगा वो बढ़ने लगेगा। तीर ऊपर तो बढ़ा, तीर नीचे तो घटा। तीसरी चीज़ होती है, देखो तरंगदैर्ध्य होती है। अब तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को लेकर के आप ऐसे समझिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, n बराबर c/v। ठीक, c बराबर होता है f लैम्डा और v बराबर हो जाएगा f लैम्डा डैश। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, f लैम्डा अपॉन f लैम्डा डैश। इनको कैंसिल कर दो तो n बराबर आ गया लैम्डा बाई लैम्डा डैश। ठीक, वही v बराबर n लैम्डा है फर्स्ट ईयर वाला। अब अगर तरंगदैर्ध्य ये बढ़ाओ तो n घटा, n घटा तो c बढ़ा। ठीक, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये। तो तरंगदैर्ध्य अगर आपने लैम्डा बढ़ा रखा है तो लैम्डा बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा, n जो है वो घट जाएगा, तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। तो ये प्रभावित करने वाले कारक। एक और चीज़, कलर आते हैं, रंग भी आते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रंग पर भी। हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए उनको भी। चौथा कंडीशन रंग को लेकर के, तो रंगों में आपको ये पता है, देखिए विविध और आपको ये पता है कि इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ना लिखो, आप नैनो में लिखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे वो नैनो में लिखे होंगे। ठीक, नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर, इसकी कितनी होती है, 800 नैनोमीटर। तो हमने लगभग लिखा है चीज़ें। ठीक है, सबसे कम किसकी तरंगदैर्ध्य, तो बैंगनी की। तो लैम्डा v जो है वो कम है, मतलब किसकी तरंगदैर्ध्य, इन सभी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। बैंगनी की जो तरंगदैर्ध्य वो कम है, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो क्रांतिक कोण इसका कम होगा। ठीक, क्योंकि वही कंडीशन। और लाल के लिए जो है तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है,
तो एन वी जो होगा वो कम होगा, अपवर्तनांक एन आर जो होगा वो कम होगा, मतलब लाल का अपवर्तनांक। तो क्रांतिक कोण जो भी होगा सी आर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन इस पर पूछ लिए जाते हैं, ताकि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम एक लाइन में सीधा एक फार्मूला चैप्टर के बाद देंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इन पर बनता है तो अब उसी को अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक, तो ये तो थे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अपवर्तनांक अगर आप बढ़ा रहे हो माध्यम का तो क्रांतिक कोण घट जाएगा, घटाओगे तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ताप अगर बढ़ा रहे हो किसी माध्यम का, अगर ताप बढ़ा दोगे तो हमने बताया था कि मान लो जल को गर्म कर रहे हो तो अणुओं को बाहर से ऊर्जा मिलती है, और जब ऊर्जा मिलती है तो गति करना शुरू कर देते हैं। उस केस में माध्यम कैसा होने लगता है, विरल, तो अपवर्तनांक घट जाता है। अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ठीक, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ाओगे तो क्रांतिक अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। बाकी कलर वाला ही ये कंडीशन हो गई। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं थी बताना, लेकिन जाके चूँकि क्वेश्चन आए हैं कई बार, चाहे हाई स्कूल हो, हाई स्कूल में तो लगभग हर वर्ष, लगभग हमने कई वर्ष देखा कि इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता, वो भी ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ये तो प्रभावित करने वाले कारक थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर करा रहे हैं। एक चीज़ आती है आपके कोर्स में, पोरोप्रिज्म। हम प्रिज्म आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, एक स्पेशल केस एक है पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म, अब पोरोप्रिज्म जो होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, परावर्तक प्रिज्म या पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रिज्म, किसी भी नाम दे दो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रिज्म भी इसको कहते हैं। तो पोरोप्रिज्म की कंडीशन क्या होते हैं देखिए, एक ऐसा प्रिज्म जो समकोण और समद्विबाहु हो, या ऐसा भी हो सकता है समकोण हो लेकिन समद्विबाहु ना हो। समकोण समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं मिलकर 90 अंश का कोण बनाएं, और समान दो भुजा का मतलब ये दोनों भुजाएं अगर बराबर तो ये भी कोण 45 बनेगा और ये भी कोण कितना बनेगा, 45 बनेगा। सही से समझना इन चीज़ों को, क्योंकि प्रिज्म वाला जो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ की खड़ी होती है। अब ये मत सोचिए कि वही हम एक केवल फार्मूला लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे केसेस में हमको करना क्या होता है, ये जो हम स्पेशल केस आपको करा रहे हैं ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो पोरोप्रिज्म जो होता है समद्विबाहु और समकोण भी हो सकता है, मतलब समद्विबाहु समकोण होता ही है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि समकोण तो होगा लेकिन समद्विबाहु ना भी हो। ठीक, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पर बनते हैं। अब अगर मान लो हम कहते हैं कि इसके लिए IC जो है 42 डिग्री है, 42 का मतलब आप ये भी समझ जाएंगे कि इसका जो n है वो कितना है, 3/2 है। लास्ट क्लास को जोड़ के हम बता रहे हैं इन चीज़ों को अच्छे से, उनको भी आप जो हम बताए थे उनको नोट करके सामने रखना। अब इस पर मान लो कोई किरण ऐसे गिरी, यहाँ पर किरण ऐसे गिराई हमने, तो अब इसमें देखो होता क्या है कि टोटल मैथ चलती है। ठीक, ज्योमेट्री चलेगी, टोटल कोण वाला खेल आपको आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, बस वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हम आपसे कह दें ये 90 है, ये कह दे 30, तो ये कितना बना, तो ये 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक 90 हो चुका, दो जो कोण बने उनका जोड़ भी तो 90 होना चाहिए। 90 कितने हो गए, 180। तो 180 वाला खेल आपको समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए इसमें अगर किरण ऐसे गिरी तो इस सतह पर अभिलंब कैसे डालोगे, तो जैसे ये सतह ऐसे है तो अभिलंब हमेशा ऐसे पड़ता है, उस सतह से लंबवत लाइन खींचते हैं आप, उसी को अभिलंब बोलेंगे। ठीक, अभिलंब डाल दो ऐसे, ये 45, ये कितना 90, तो ये भी कितना बना, तो ये भी 45। क्यों? क्योंकि वही बात हो गई, अगर ये 90 तो 45 45 90 90 90 180। हर जगह पर ये चीज़ नहीं बताएंगे, आप कुछ चीज़ें शॉर्टकट में भी लेकर चलिए क्योंकि आप इंटर पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर ये 45, अच्छा अभिलंब कितना कोण, अभिलंब 90 बनाता है। अगर अभिलंब ने 90 बनाया तो ये तो हो गया 45, यहाँ पर देखिए ये कितना हुआ 45, तो ये बचा कितना, तो ये फिर 45। ठीक, तो ये कोण कितना बन गया 45। मतलब जब किरण सतह पर गिरी, इस सतह पर जब किरण ये गिरी है तो यही कोण क्या कहलाया, आपतन कोण कहलाया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि I बराबर किसके है, IC। IC कितना है, सॉरी IC कितना है 42, किरण कितने पर गिरी 45, मतलब I ज़्यादा है किससे, IC से। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए 45 बड़ा होगा 42 से। 45 रुपये आपके पास में, 42 रुपये तो तुलना तो कर ही सकते हो, इतना अनजान थोड़ी ना हो।
तो 45 पर जब किरण गिरी और क्रांतिक कोण कितना है 42, तो आपको पता है कि जब भी किसी माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है उस केस में किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, TIR हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किरण ऐसे वापस होगी ऐसे, अब इस सतह से सीधे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि समतल सतह पर जैसे किरण गिरती है, अभिलंब पर अगर गिरती है तो वैसे निकल जाती है। ठीक, तो किरण निकल गई ऐसे। ये कितना बन गया, तो 45। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोण I बराबर क्या होता है, कोण R, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला केस। क्योंकि जितने पर गिरी उतने पर ही वापस लौट गई। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी। इसी में अगर मान लो हम ऐसा क्वेश्चन करें, ये तो बहुत आसान चीज़ थी। वो जो तीनों केस हमने आपको कराए थे कि I छोटा हो IC से, I बराबर हो IC के, और I बड़ा हो IC से, वो तीनों चीज़ें देखो कैसे कंबाइंड होती हैं। मान लो आपके सामने हम प्रिज्म ऐसा रख दें, ऐसे रखें, ठीक, वही पोरो प्रिज्म फिर है ये। वैसे चित्र बनाइए आप, ठीक। ये कोण कितना, 90, ये 45, और ये भी कितना, 45। हमने कहा किरण ऐसे गिरी इस पर। लेकिन हाँ, IC कितना है, 42। इसका मतलब n कितना रहा होगा, 3/2। मतलब इसका अपवर्तनांक जो कितना रहा होगा, 3/2। अब जब किरण यहाँ पर इस सतह पर गिरी तो अभिलंब डालो, तो अभिलंब हमेशा सतह से लंबवत ऐसे पड़ेगा 90 पर। ये अभिलंब हो गया, सॉरी, ये अभिलंब बना। तो ये कितना बचा, तो ये भी 45। तो ये कितना बना, तो अभिलंब पूरा 90 हुआ, तो ये भी कितना बना, 45। मतलब क्या आपको देखने के लिए इस पॉइंट पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहला केस क्या मिला कि I जो है IC से ज़्यादा है। आपतन कोण जो यहाँ पर बना I 45 जो है 42 से ज़्यादा है। और जब I IC से ज़्यादा होता है तो किरण क्या होती है, उसी माध्यम वापस लौट लेते। तो ये वापस पलटी मार गई ऐसे, वापस हो गई इसी माध्यम में। कोई ये मत समझना कि किरण हमेशा प्रिज्म को पार करके ही निकलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको हर चीज़ आप अच्छे से समझ में आएगी इसमें की। तो ये किरण वापस ऐसे वापस हो ली यहाँ से। अब देखिए, जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो I बराबर क्या होता है, R। कोण I बराबर क्या बनता है, कोण R के। मतलब ये भी कितना बना, 45। अब देखो, ये 45, ये 45, अभिलंब पूरा कितना बनाया, 90। तो ये 45 गया, तो ये कितना बचा, 45। और जब ये 45 बना और ये 90, तो ये फिर कितना होगा, 45। तभी तो तीनों मिलके 180 बनाएंगे। इस सतह पर देखो क्या होगी कहानी, अभिलंब डाल दो यहाँ पर भी। अभिलंब सतह से कितना बनाया, 90, तो ये कितना बचा, फिर 45। अब दूसरे पॉइंट यहाँ पर भी देखिए, दूसरा जो केस बना, फिर I ज़्यादा है IC से, क्योंकि आपतन कोण 45 और क्रांतिक कोण 42। तो किरण माध्यम में नहीं जाएगी, क्या होगा, फिर वापस लौट लेगी ऐसे, और ऐसे निकल गई। तो वापस फिर यहाँ पर R कितना मिला, 45। तो ये कभी मत सोच लेना कि किरण हमेशा प्रिज्म को पार करते, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रिज्म क्या है, क्या चीज़ है, वो बाद में। अभी हम केवल इतना डिस्कशन करते हैं कि हाँ ऐसे क्यों, क्योंकि प्रिज्म जो होते हैं वो भी रिफ्लेक्स मतलब अपवर्तन परावर्तन दोनों कर जाते हैं। और प्रिज्म एक प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये मत सोचिए कि हाँ प्रिज्म कोई कहीं से गिर के आया है। ऐसे अगर कोई मान लो ऐसा है कुछ और इस प्रकार का प्रिज्म रखा हुआ है, तो ये इससे क्या इससे वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, इससे भी होगा। आगे से किरण गिरेगी, 7 रंगों में टूटेगी। मान लो कोई इस प्रकार की आकृति आपके सामने है, ये कांच का गुटका रखा ऊपर से टूटा हुआ है, इस पर कोई किरण गिराओ तो भी वही सब घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो एक प्रिज्म जो होता है कॉन्सेप्ट है, जिससे भाई इसमें गणना करना कठिन है। आप कौन से मैथ इसमें लगा लोगे बताओ। लेकिन ऐसे में त्रिभुज वाला खेल चल रहा है, आपको पता है तीनों कोणों का 180, वही चला देना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया जाता है ताकि हमारी गणनाएँ आसान हो जाएँ। ठीक, तो और देखते हैं कुछ चीज़ें। ये तो खैर बराबर बराबर की बात थी। मान लो कोण कम ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। हमने क्या किया, एक ऐसा प्रिज्म लिया, ये यहाँ 90 है, ये बना 60 और ये बना 30।
45 वाला आसान लग रहा था आपको, कोण कम ज़्यादा कर लिया, लेकिन है कंडीशन वही, समकोण है, समद्विबाहु नहीं है। ठीक, गिराओ किरण इस पर ऐसे, चलो गिरी किरण, अभिलंब डालिए ऐसे आप इस पर, ये अभिलंब बन गया। अब ये 60, ये 90, तो ये कितना बना 30। अभिलंब कितना पूरा कोण बना, जैसे ये देखो ऐसे, यहाँ समझिए, ये किरण ऐसे इस पर गिरी है, ये पूरा 90, ये 30, तो बचा कितना 60, मतलब आई कितना हो गया 60 बना। हाँ, आई सी का मान 42, क्रांतिक कोण कितना है इस सतह का 42 है। तो अब इस केस में देखिए पहले पॉइंट में, ये पहली सतह जो है, यहाँ पर देखिए आई जो है ज़्यादा है किससे, आई सी से, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है। कितना बना है 60 और कितना 42, तो क्या होगा किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो लौटा दीजिए इसको। 60 पर है तो 60 पर ही वापस कराना है आपको, ऐसे ये वापस लौट लिया यहाँ से, तो 60 पर गिरी तो 60 पर ही वापस, ये कितना बन गया 60। क्यों, क्योंकि रूल क्या होगा, आई बराबर आर, 60 बराबर 60, ये मत लिखिए आप ऐसे समझिए। तो कोण आई बराबर कोण आर, मतलब 60 पे वापस लौटी। चलो ठीक, अब इस सतह पर क्या होगा, दूसरे वाले पर, दूसरे समझो, ये 30, अच्छा देखो ये पूरा 90, 60 हटाओ बचा कितना 30। अब 30 तो ये पूरा कितना बना यहाँ पर, ये 30 और ये 30, तो ये कितना बचा, तो तीनों कोणों का ये 180, 180 में से अगर इन दोनों घटा दो यही बचा, तो कितना घटाया 60, तो बचा कितना 120, मतलब ये कोण बन गया 120। बोलो क्लियर। अब अगर ये 120 बना तो यहाँ अभिलंब डालो, ये अभिलंब पड़ा, अभिलंब कितना बनाता है, तो अभिलंब जो पड़ा यहाँ से, इसने बनाया 90, किरण गिरी है ऐसे, पूरा है 120 और ये 90, तो बचा कितना 30, तो यहाँ पर जो भी कोण बना वो कितना बन गया 30 कोण बना, ये पूरा 120 और ये बना 30, मतलब दूसरी सतह पर, जो दूसरी सतह थी यहाँ पर जो आपतन कोण बना वो छोटा बन गया किससे, आईसी से। आईसी कितना है 42 और आपतन कोण कितना बन गया 30। अब ऐसे केसेस में आपको पता है कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा होता है तो केवल और केवल क्या होता है, अपवर्तन होता है, ना ही परावर्तन होगा और ना ही ग्रेजिंग इमरजेंस वाली कंडीशन आती है। ठीक, सतह को स्पर्श करने वाली। तो अगर आई से छोटा तो अंदर माध्यम कौन सा बना, सघन, बाहर कौन सा बना, विरल। तो आपको पता है कि जब सघन से विरल में किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे निकल लेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो केस नहीं हुआ, वापस पूर्ण रूप से नहीं निकली किरण, इस तरीके से देखो प्रिज्म से बाहर निकल गई, तो एक अलग केस था। ठीक, जहाँ पे समझ में ना आए तुरंत आप लोग कमेंट करना इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलो एक तो था बाहर निकालने वाली, अगर मान लो हम फिर वैसा ही एक प्रिज्म लेते हैं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ बना 30, थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, ये बना 30, तो ये हो गया 60, आईसी की वैल्यू है 42। गिराओ किरण यहाँ पर ऐसे। ठीक, आप सोच रहे होंगे इधर से ही बना रहे हैं, इधर से, चलो चेक करते हैं। एक किरण इधर से गिराते हैं ऐसे, ये ऐसे गिरी, तो जब किरण गिरी तो यहाँ पर आप अभिलंब डालिए ऐसे, उधर वाला आप अपने आप से चेक करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये 30, ये 60, आईसी की वैल्यू है 42, किरण ऐसे गिरा के आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, इधर से हम करा रहे हैं क्वेश्चन आपको। किरण ऐसे गिरी, ये 30, ये 90, तो ये कितना 60, तो ये कितना 30, मतलब क्या मिला, आई जो है वो छोटा है आईसी से, आई क्या हो गया, छोटा हो गया आईसी से। क्यों, क्योंकि आईसी की वैल्यू कितनी है 42। अब इस केस में क्या होगा, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा होता है उस केस में किरण जो होगी वो क्या होगी, बाहर निकल लेगी। ठीक, तो जब बाहर निकलने का मतलब ऐसे, तो ये बन गया सघन और ये बन गया विरल
तो सघन से जब विरल में किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब ऐसे निकल गई। ठीक, तो किरण देखो बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि पहले केस मिल गया कि आपतन कोण क्रांति कोण से छोटा है। तो ये तो थे इस पर बेस्ट क्वेश्चन थे। एक दो और क्वेश्चन कराते हैं आपको, अच्छे क्वेश्चंस, और ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपको उंगलियों पर सवाल लगाना सिखाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं एक ऐसा प्रिज्म लिया मैंने, हाँ अगर मान लो बराबर कहीं हो जाए तब क्या होगा। ये 45 और ये भी कितना है 45, ये 90, एक किरण यहाँ पर ऐसे गिरी, लेकिन शर्त क्या है कि IC की वैल्यू है 45, किरण ऐसे गिराई, तो ये कितना 90। ये आपके कोर्स का सवाल है, आपकी बुक्स का ही ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके सामने। अभिलंब डाल दो, तो अभिलंब ये बना, ये 90, ये 45, तो ये कितना 45, तो ये भी कितना 45। क्या देखने को मिला? I बराबर IC, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो गया। अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर है तो किरण कहाँ से जाएगी? तो किरण सतह को स्पर्श करते निकल लेगी। क्यों? क्योंकि R बराबर 90 हो जाएगा, वो शर्त बन जाएगी क्रांति कोण वाली। ठीक, तो किरण ऐसे निकल जाएगी। तो एक एक अच्छा क्वेश्चन करा इस पर। अच्छा, लगाना हो तो क्या कर लोगे? n बराबर साइन I अपन साइन R। I की वैल्यू कितनी हो गई 45, R की वैल्यू कितनी हो गई 90। लो खत्म आंसर आपका, बस इसमें क्या बचा। तो कोई आप ये ना सोचो प्रिज्म का फार्मूला लगा लेंगे वो बड़ा वाला, ठीक, उस पर मत जाइए। ठीक, शॉर्टकट में लगाइए, हम आपको उंगली पे सवाल लगाना सिखा देंगे इससे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगर मान लो समबाहु त्रिभुज जैसा प्रिज्म हो, तब ये कितना 60, ये भी कितना 60 और ये भी कितना 60, किरण ऐसे गिरी। IC की वैल्यू हमने मान ली कितनी है 42। कई एग्जाम्पल करा दें ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। IC 42। अच्छा, यहाँ लंब डालो। अब देखिए ये 60, ये कितना 60, अच्छा ये भी कितना बना 90, तो ये कितना रह गया 30। क्यों? 30 और 60 90, और 90 90 180। तो यहाँ जो भी I बना वो कितना बना? तो I 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 से 30 हटाओ 60 बचा। मतलब क्या मिला आपको? I जो है बड़ा है किससे? IC से यहाँ पर। और I अगर IC से बड़ा है उस केस में क्या बन गया? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब किरण वैसे वापस लौट लेगी ऐसे। जब लौटेगी तो यहाँ पर जो R बनेगा वो भी कितना होगा 60, क्योंकि जितने भी रहेगी उतने भी लौटेगी। तो सिंपल केस हो गया। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाए, आपको अगर रे डायग्राम खींचना आता है और एक स्पेशल केस जो है आपके दिमाग में चल रहा है, तो ऐसा दुनिया का कोई भी सवाल हो आपसे बच के नहीं जाएगा। मान लो एक मिनट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। प्रिज्म का ये डिज़ाइन बदल देते हैं पूरा, थोड़ा आपके अपर लेवल का है। एक ऐसा प्रिज्म हमने लिया, ठीक, ये एक प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है। इसका IC जो है कितना है 42 है। चलो कांच का, इसका मतलब कांच का है। अब ये समझिए, कोई किरण हमने यहाँ पर ऐसे गिराई, लेकिन इस सतह से कितने पर गिराया हमने? 42 अंश पर गिराया इसको। तो बताइए इसमें क्या क्या होगा कंडीशन? तो अभिलंब डाल दो ऐसे। आप जब अभिलंब डालोगे तो पूरा कितना बना? 90। हमको ये चाहिए, यही तो आपतन कोण होगा। तो I कितना बना? तो पूरा जब 90 है तो 90 से जब 42 हटाओगे तो कितना बचेगा? तो 90 से 42 हटाया तो कितना बना? 48। मतलब आपतन कोण का मान कितना मिला? इस सतह पर I जो है वो ज़्यादा है किससे? IC से, क्योंकि ये 42 और ये कितना 48 ज़्यादा है। तो किरण क्या होगा? उसी माध्यम वापस लौट लेगी। क्यों? क्योंकि TIR। अब टून बना लीजिए TIR, ठीक। तो क्या कंडीशन मिली? TIR वापस ऐसे। अब TIR में क्या होता है? कोण I बराबर कोण R, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। तो ये भी कितना हो गया? 48। अब ये 48, तो यहाँ अभिलंब डाल दो, क्योंकि अब फिर यहाँ पड़ी सतह पर, तो यहाँ पर भी देख लें क्या होगा। ये 48, ये 48, ये 42, तो पूरा 180। चाहो तो सब जोड़ के 180 घटा लो, ऐसे समझ लो। ये पूरा 90, 48 हटाओ, बचा कितना? 42।
ये 42 और ये 90, तो 90 से अगर 42 मतलब ये 90 और ये 42, तो ये कितना बना 48। सही समझना, ये पूरा है 90, ऐसे अलग समझो, ये पूरा 90, ये है आपके सामने 48, तो ये कितना 42। अच्छा ये फिर इधर देखिए ऐसे, ये 90, तो ये कितना बचा, तो इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, तो ये 48। अभिलंब पड़ा, तो फिर पूरा 90, पूरे 90, अगर पूरा 90 कोण है, 48 हटाओ तो कितना बचा 42, तो यहाँ पर आई कितना हो गया, तो यहाँ पर आई बना 42। आई 42 ये दूसरी सतह पर। तो आपने क्या देखा कि दूसरे केस में आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। अगर इसके बराबर हो गया तो वो कंडीशन आ गई कौन सी, ग्रेजिंग इमरजेंस वाली, मतलब किरण सतह को स्पर्श करते हुए ऐसे निकलेगी। क्यों, क्योंकि आर बराबर कितना होगा 90, ये क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन आ गई। ठीक, तो आपको ज्योमेट्री अगर अच्छे से आ रही है तो इसका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ कठिन नहीं है, आप पलक झपकते या उंगलियों पर जैसा आप समझते हो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पोरोप्रिज्म एक कॉन्सेप्ट था जो हम आपके सामने लाए, आगे और भी अच्छी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लगातार इसमें जुड़े रहिए और कमेंट करिए, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करिए। ठीक, धन्यवाद।